हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। अभी हम लोग मेंस का जो पेपर हुआ है अभी रिसेंटली जीएस पेपर 2 का, उसके पॉलिटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस तो करेंगे बट उसके पहले मुझे बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस है आपके इंटायर प्रिपरेशन के जर्नी का। सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रीलिम्स के बाद जब आप मेंस का एग्जाम देते हो तो जो आपका मेन स्टेज है, इस स्टेज सब कुछ डिटरमाइन करेगा फ्रॉम योर रैंक टू एवरीथिंग। ऑलमोस्ट आप इंटरव्यू दोगे या नहीं दोगे, अब फाइनल लिस्ट में आओगे या नहीं आओगे, अब फाइनल लिस्ट में आओगे तो किस रैंक पे आओगे, सॉरी, ये सारी बातें कौन बताएगा? आपका मेन स्टेज का जो एग्जाम है वो बताएगा। एपीएससी में आपको 5 जीएस के पेपर देने पड़ते हैं प्लस एक एसे का पेपर देना पड़ता है। 3 दिन के अंदर जो ये मेंस का एग्जाम होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ योर एग्जाम। इस पूरे वीडियो में हम लोग अपना पूरा डिस्कशन रखेंगे पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं जीएस पेपर 2 में उसके ऊपर। राइट, मैं ऑलमोस्ट 2 साल से आपके साथ ये बात लगभग हर प्लेटफॉर्म पे करते हुए आया हूं कि आपको अपने जीएस के आंसर राइटिंग के अप्रोच में एनालिटिकल होना पड़ेगा। आपको उस फैक्ट बेस्ड जो प्रिपरेशन हुआ करती थी आज के 4 साल पहले, 3 साल पहले या 5 साल पहले, कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं ये बता दो, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होता है ये बता दो, स्पीकर के क्या क्या फंक्शन है ये बता दो, ये सारी चीजें आज के दौर पे, आज के टाइम में एग्जाम में मेंस के स्टेज पे आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। द कमीशन वांट्स कि आप चीजों को एनालिटिकल अप्रोच के साथ डील करो। राइट, यही रिफ्लेक्शन देखने को मिला हमें पॉलिटी के पेपर में भी। जीएस पेपर 2 में जो भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो पॉलिटी से आए, चाहे वो गवर्नेंस से आए, सोशल जस्टिस से आए या इंटरनेशनल रिलेशन से आए, सब कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो आए हैं, चाहे वो मीडिया वाला क्वेश्चन हो, राइट टू डिसेंट हो या ह्यूमन राइट हो, लगभग ये सारे के सारे टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे के सारे टॉपिक बेटा पॉलिटी में जो थे वो हमने कहीं ना कहीं इसको टच किया है। इधर अपन क्लासरूम के मटेरियल में आपको मिल जाएगा, या जो टेस्ट सीरीज था उसमें मिल जाएगा, या कुछ बच्चों को वो जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह मिले थे बहुत सारे, उसमें ये सारे थीम्स वगैरह कवर्ड थे। तो ये वीडियोस उनके लिए कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन लोगों को अगले साल एग्जाम देना है रेदर देन जो इस साल एग्जाम दे रहे हैं। राइट, तो बेटा मैं आपको 2-3 सजेशंस देके जा रहा हूं। पहला बात, फोकस ऑन द कंटेंट दैट इज बीइंग डिलीवर्ड इन द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी ऑफ जगह से बच्चे करंट अफेयर्स में गाइडेंस की जगह मिस गाइडेंस हो जा रही है इनसे। कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिलेबस के हिसाब से करंट अफेयर्स को पढ़ना है। सिलेबस का एक टॉपिक उठाया, उसके स्टैटिक को कवर किया, उसके बाद जो भी करंट अफेयर्स हैं 18 मंथ के, उसको आप कवर कर लो। देयर विल बी हार्डली एनी क्वेश्चन इन योर मेंस जो आपके बियॉन्ड चला जाएगा, नहीं जाएगा। आपको केवल इतना ही करना है। तो पहला जो मेरा सजेशन है वो ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दो, खुद से पढ़ना स्टार्ट करो। दूसरा, चीजों को एनालिटिकली समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे काम करो, थोड़ा सा चीजों को लिंक करने की कोशिश करो। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, अब अगर हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा तो इस फंडामेंटल राइट को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? तो आंसर आएगा चिल्ड्रन के प्रोविजन में यूज कर सकते हैं, वुमेन के प्रोविजन में यूज कर सकते हैं, एससी और एसटी के बारे में आप जब भी लिखना हुआ तो वैल्यू एडिशन आप इस फंडामेंटल राइट से कर सकते हैं। सिमिलरली डीपीएसपीज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। राइट, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। 2-3 सजेशन। सबसे पहला सजेशन, न्यूज़पेपर पढ़ना है, पूरी की पूरी प्रिपरेशन एनालिटिकल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होनी चाहिए। और तीसरा बेटा, आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है कि आप केवल पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। लिखने से सिलेक्शन होगा।
राइट तो आपको चीजों को लिखना पड़ेगा, आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कुछ भी लिखोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो क्वालिटी पे कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने नोट्स की क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज मत करो, करंट अफेयर्स की क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपने प्रिपरेशन की क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो पाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ह्यूमन राइट के ऊपर है। किसके ऊपर है? ह्यूमन राइट के ऊपर है। देखो एक मेरी और आखिरी बात सुन लो। जब भी आप क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो सबसे पहले आपको यह समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन का थीम क्या है। थीम इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, पूछा क्या जा रहा है वो इंपॉर्टेंट। जो कोर इशू है उस क्वेश्चन का, आपको इस कोर इशू को सॉल्व करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा, तो जाके आपको नंबर मिलेगा। और तीसरा बेटा, हर आंसर का प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है? आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पैराग्राफ्स अच्छे होने चाहिए, पैराग्राफ्स के बीच डिस्टेंस सही से होना चाहिए, पॉइंट्स लिख रहे हो तो पॉइंट्स की नंबरिंग अच्छी होनी चाहिए। ये तीन चीजों पे अगर आप ध्यान दे दोगे तो बेटा यू विल गेट गुड मार्क्स इन एवरी क्वेश्चंस। ठीक है, एवरी क्वेश्चन यू विल गेट गुड मार्क। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का थीम क्या है? ये पूछ रहा है आपसे ह्यूमन राइट के ऊपर। क्वेश्चन क्या है मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल अग्रीमेंट ऑन ह्यूमन राइट रिफ्लेक्ट्स इट्स कमिटमेंट टू प्रमोटिंग अ जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है हमारे ऊपर। क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट? कि इंडिया जो ग्लोबल अग्रीमेंट में पार्टिसिपेट करता है, जो ह्यूमन राइट्स कि जो अग्रीमेंट्स होते हैं उसमें जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है, ये शो करता है कि इंडिया एक इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर के लिए कमिटेड है। ठीक है, आगे कहता है ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को क्या करना है बेटा? डिस्कस करना है। दीज कीवर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू India's involvement in international agreement and bodies, evaluate India's approach to human right at ग्लोबल लेवल। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी इशू पे पूछा गया है। रिसेंटली अभी आपको वॉर देखने को मिला यूक्रेन में, रिसेंटली आपको वॉर देखने को मिला गाजा वाला, इजराइल और फलस्तीन के बीच में। तो यहाँ पे जो चिल्ड्रंस थे, जो बच्चे थे जिन्होंने अपना लाइफ खोया, उसको लेके इंडिया का क्या स्टैंड था, उस पर बहुत से आर्टिकल्स आए, उस पर बहुत से डिबेट है। ये उन्हीं से पूछा है, राइट? ये इन्हीं से पूछा है बेटा, आपको यही आंसर करना था। तो देखो इसमें क्या क्या कीवर्ड्स है। सबसे पहला कीवर्ड तो हमें दिख रहा है ग्लोबल अग्रीमेंट। तो इस आंसर में हम क्या मेंशन करेंगे? ग्लोबल अग्रीमेंट। फिर क्या बताएंगे कि इंडियाज का इन्वॉल्वमेंट जो है ह्यूमन राइट रिलेटेड बॉडीज में वो कैसा है, और फिर इसको इवेलुएट कर देंगे। तो हमने सबसे पहले अपने आंसर्स में वो ग्लोबल अग्रीमेंट्स लिख लिया। आप सबको पता होगा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, उसके बाद कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, राइट? उसके बाद कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये सब के सब जो इंटरनेशनल अग्रीमेंट है ये ह्यूमन राइट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो इंगेजमेंट पूछ रहा था ह्यूमन इंटरनेशनल बॉडीज के साथ, उसमें देखो ह्यूमन राइट के लिए हमारे पास जो सबसे अपेक्स बॉडी है ग्लोबल लेवल पे, जो सबसे ज्यादा न्यूज इंटरेस्टिंगली सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहती है, दैट इज यूएनएचआरसी। तो यूएनएचआरसी के साथ इंडिया मेंबर भी रह चुका है कई बार। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एज ए नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया ने बहुत बार अपने पोजीशन को यूटिलाइज किया है कि ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल को अपहोल्ड कराया जाए ग्लोबली। अब इंडिया का ह्यूमन राइट का रिकॉर्ड ठीक ठाक है, बट फिर भी कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कई बार आपको इंटरनेशनल इश्यूज वगैरह में इंटरनल इश्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे माइनॉरिटी के ट्रीटमेंट्स वगैरह हो गए। कई बार आपको दलित वगैरह के अगेंस्ट एट्रोसिटीज देखने को मिल सकती है। कई बार जो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह से रिलेटेड जो लॉज वगैरह है वहां पे भी आपको कॉन्फ्लिक्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म भी मिलता है इंडिया को कभी कभी, जैसे म्यांमार में जो कुछ हो रहा था, या कश्मीर में जो प्रोटेस्टर्स वगैरह के साथ, स्टोन पेल्टर्स वगैरह के साथ जो पैलेट गन वगैरह का यूज हुआ, उसके बेसिस पे भी क्रिटिसिज्म इंडिया को हुआ था। तो ये सारे इश्यूज हैं इंडिया के ह्यूमन राइट के पूरे डिबेट में। इसके बाद इंडिया का अगर तुम अप्रोच देखोगे ह्यूमन राइट के डिबेट को लेके, तो ये बहुत ही ज्यादा स्टैटिक नहीं है, डायनामिक है। मतलब बैलेंसिंग एक्ट की तरह काम करता है। जैसे म्यांमार में अगर कुछ होता है तो हम बोलना
प्रेफर नहीं करते। राइट राइट, क्यों नहीं करते? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे म्यांमार के साथ रिलेशंस खराब हो जाए, या फिर अगर बांग्लादेश में कुछ होता है तो हम भी वहां पे बहुत क्लियर गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेने की कोशिश नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा वहां पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशंस बहुत बेहतर है, तो हम नहीं चाहते वो रिलेशन डाइल्यूट हो जाए। उसके बाद इंडिया अपने ह्यूमन राइट के इस पोजीशन को सॉफ्ट पावर और लीडरशिप वगैरह में यूज करता है। और इसके अलावा देखो बेटा, इंडिया क्लाइमेट चेंज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। इंडिया एसडीजी को प्रमोट करने में ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा एफर्ट करता है। एट द सेम टाइम जो तुम्हारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबको इक्विटेबल और रिस्पेक्टेबल पोजीशन मिले, ये सारा प्रूव करता है कि इंडिया ह्यूमन राइट वगैरह के प्रिंसिपल को लेके बहुत ही ज्यादा सीरियस है। तो दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया इलेक्शन से। इलेक्शन में क्या पूछ रहा है? स्टेट फंडिंग पूछ रहा है। किसका स्टेट फंडिंग पूछ रहा है? देखो, कह रहा है कि जो इलेक्शंस में फंडिंग होती है अगर उसका पैसा स्टेट अपने पास से दे दे तो क्या इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी? और फिर पूछ रहा है कि बाकी के डेमोक्रेसीज इसको कैसे हैंडल करते हैं। आसान क्वेश्चन है। स्टेट फंडिंग क्या होती है पहले आपको ये बताना है, फिर आप इसको ये बता दो कि कैसे ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करेगा, बता दो करप्शन वगैरह कम हो जाएगा, डोनेशन वगैरह कम आ जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड वगैरह की एग्जांपल यहाँ पे दे देना कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो जाए या कैश हो जाए तो वहां पे करप्शन वगैरह के चांसेस रहते हैं। बट अगर स्टेट फंड कर देंगी तो प्राइवेट पार्टीज वगैरह जो है, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह है उनको इजी एक्सेस मिल जाएगा फाइनेंस का, तो उसके लिए उनको फिर ये सब मैकेनिज्म अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में हम लोग एग्जांपल देंगे। किसका एग्जांपल देंगे? बाकी के जो डेमोक्रेसीज हैं, यूएस में पीएसीज वगैरह होती है वहां पे फंडिंग वगैरह करने के लिए, यूके में जहाँ पे थोड़ी सी स्टेट फंडिंग वगैरह चलती है वगैरह वाली बात है, जर्मनी वगैरह का यहाँ पे एग्जांपल दे देना, आपका काम हो जाएगा। तो पहले हमने इम्पैक्ट बता दिया किसका? स्टेट फंडिंग ऑन इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी। अगर स्टेट फंड करेगा, स्टेट पैसा देगा इलेक्शन के लिए, तो उससे ट्रांसपेरेंसी कैसे बढ़ेगी। फिर हमने यहाँ पे बता दिया अकाउंटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। फिर हमने ये बता दिया कि करप्शन कैसे डिक्रीज होगा। फिर हमने चैलेंजेस बताए कि सर इम्प्लीमेंटेशन की बहुत सारी इश्यूज आ सकती हैं। फिर हमने एग्जाम्पल देना ग्लोबल डेमोक्रेसीज के शुरू किए। यूएस में हमने बताया कि यूएस में पार्शियल सिस्टम है, वहां पे सुपर पीएसी होती है। पीएसी क्या है? पॉलिटिकल एक्शन कमिटीज वगैरह है। और फिर हमने यूके का एग्जांपल दिया, वहां पे स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट फंड ही करती है। जर्मनी वगैरह में मैंने बात बताया, फिर कनाडा का बात लिख दिया, फिर ऑस्ट्रेलिया का बात लिख दिया। लास्ट में हमने इसको क्या कर दिया? इवेलुएट कर दिया। इसके पॉजिटिव्स लिख दिए, इसके निगेटिव्स लिख दिए। इस तरह से हमारा आंसर रेडी है, खत्म है। सिंपल क्वेश्चन था, राइट? तो बस ऐसे ही दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। जो पूछा आपने वो सारी बातें लिखी हुई, जो डायमेंशन पूछ रहा था उसको प्रॉपर वर्ड लिमिट के अंदर आपने लिख दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हुआ। ना कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है? कैग के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्टिकल 148। मैंने आपसे क्लास में दो बातें बोली थी। सबसे पहला कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ना चाहते हो, कुछ भी पढ़ो या मत पढ़ो, दो जरूर पढ़ के जाना, इलेक्शन कमीशन एंड सीएजी। इसने बोला हम सीएजी पूछेंगे, पूछ लिया सीएजी इसने, ठीक है। तो सीएजी के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, सीएजी के ऊपर आपको आंसर लिखना था। यहाँ पे आपको क्या बताना था? पहले क्वेश्चन समझते हैं, फिर आंसर्स को ऊपर ऊपर देखेंगे। Constitutional bodies in India fulfill the role of watchdog of democracy while keeping themselves out of executive interference. जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वॉचडॉग के काम करता है। कैसे? खुद को एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से बाहर रख के। अब आपको इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है फंक्शनिंग ऑफ सीएजी के हिसाब से। मतलब इस स्टेटमेंट को आप डिस्कस कीजिए। कैसे डिस्कस कीजिएगा? सीएजी के फंक्शनिंग को इवेल्युएट करते हुए। तो चलिए सीएजी के फंक्शनिंग को इवेल्युएट करते हैं और इस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। मुझे अगर ये आंसर लिखना होता तो मैं सबसे पहले ये लिखता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का इंपॉर्टेंस क्या है, फिर मैं सीएजी उठाता, आर्टिकल लिखता, उसके फंक्शंस लिखता और उसको इवेल्युएट कर देता। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के रोल बताए हैं कि डेमोक्रेसी के गार्डियंस हैं, ओवरसाइट वगैरह रखते हैं, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं।
एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस वगैरह को अवॉइड करते हैं। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ कैग हमने लिखा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है, आर्टिकल 148 में हमने ये लिखा कि इंडिपेंडेंस कैसे इंश्योर करते हैं। फिर हमने उसको क्रिटिकली इवेलुएट करना था, तो हमने चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म भी यहाँ पे लिख दिया, और लास्ट में हमने कंक्लूड कर दिया, खत्म। दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन अ गुड आंसर। अगर आप चाहते हो कि आपका आंसर सब हो जाए, तो वही बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा कोर थीम क्या है क्वेश्चन का एड्रेस करना पड़ेगा, और रिलेवेंट जो वैल्यू एडिशंस वगैरह वो कर दोगे, अच्छा नंबर मिलेगा आपको। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पॉलिटी, जिसमें आपसे क्या पूछ रहा है, रूल ऑफ मीडिया एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, हालांकि मैं ये सारी चीजें अवॉइड करना चाहता हूं कहना, बट स्टिल ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन वेयर फ्रॉम द क्लासरूम के, या तो डिस्कशन से होंगे या फिर नोट से होंगे। मीडिया के ऊपर मैंने हर जगह जहां पे भी पढ़ाया, मैंने आपको बताया था कि मीडिया का जो नोट्स था वो मैंने आपको दिया था। आर्टिकल 19 के डिस्कशन में वो कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो ये स्टेटमेंट एक बार समझ लेते हैं कि मार्क ट्वेन ने कहा था, इफ यू डोंट वॉच न्यूज यू विल बी अनइन्फॉर्म्ड, इफ यू डू यू विल बी मिस इन्फॉर्म्ड। अब इस स्टेटमेंट को असेस कीजिए, रोल ऑफ इंडियन मीडिया एज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। चौथा कौन है? मीडिया है। अब बताइए, मीडिया के रोल को असेस कीजिए, तो बताइएगा, पॉजिटिव भी बताइएगा, नेगेटिव भी बताइएगा, ये भी बताइएगा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कहाँ चले गए हैं, क्वालिटी ऑफ डिबेट भी बताइएगा, 2-3 एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। ये क्वेश्चन हो गया, और लास्ट में आपको बताना है सुधारना कैसे है। यही तो ये क्वेश्चन था। अब मीडिया जो काम करती है, पब्लिक को इन्फॉर्म करती है, ठीक है, बहुत सारे पर्सपेक्टिव लेके आती है। जैसे हो सकता है, अच्छा देखो, ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बेहतरीन बात क्या है कि जरूरी नहीं है कि आप हर बात पे मेरे साथ अग्री करोगे, मैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके आऊंगा, फिर बाद में आप उस पर्सपेक्टिव को अग्री करोगे, नहीं करोगे, और फिर उस मेरे पर्सपेक्टिव से जो बाकी लोगों के पर्सपेक्टिव से डिफरेंट है, उससे कोई नई चीजें निकलेंगी, मतलब हमारा सिविलाइजेशन इनोवेटिव होता चला जाएगा, राइट। तो ऐसे ही तो इनोवेशन प्रमोट होता है। इसमें किसका रोल आ जाएगा? इसमें मीडिया का रोल आ जाएगा। कैसे आएगा? मीडिया ही तो वो प्लेटफॉर्म देता है जहां पे हम अपने पर्सपेक्टिव को रख सकते हैं, राइट। तो ये सारी बातें हमें लिखनी थी। ये तो सबको पता है ना, मीडिया इन्फॉर्म करती है पब्लिक को कहां पे क्या हो गया, ये सारी बातें। तो ये आपको यहाँ पे लिखना था वगैरह वाली बात है। अब यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वो भी लिख सकते हो, केसेस वगैरह भी लिख सकते हो। दिस वाज डायरेक्टली फ्रॉम नोट्स, तो हमने आपको यहाँ पे ये दिया था। फिर ये एक स्टैटिक का क्वेश्चन था, सेलिएंट फीचर ऑफ फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में। आपको पता होना चाहिए जो बेसिक मैनर है, जो बेसिक कोड है, जो आपको स्कूल में भी समझाए जाते हैं बेटा कि झंडा कैसे फहराना चाहिए, कैसे नहीं फहराना चाहिए, वो कहाँ पे मेंशन्ड है? वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है। और हमारे पास जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया है 2002 का, वो ये सारा बातें बताता है। तो पब्लिक डिस्प्ले वगैरह को लेके कि पब्लिक में कैसे डिस्प्ले करना है, गाड़ियों पे अगर आप लगा रहे हो तो गाड़ियों पे कैसे उसको डिस्प्ले होना चाहिए, डिजाइन में जो रेशियो क्या होना चाहिए उसके ऊपर, जब आप भी डिस्प्ले कर रहे हो तो उसको कैसे डिस्प्ले करना चाहिए, जो फ्लैग्स को लेके इंडिकेट्स वगैरह हैं वो कैसे होने चाहिए, और आप कब कब फ्लैग्स को नहीं यूज कर सकते, या फिर क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, ये सब कुछ का मेंशन है हमारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में मेंशन्ड है, जो 2002 में भी है। कभी कभी इसमें अमेंडमेंट वगैरह भी आते रहता है, इसलिए एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया। तो ये स्टैटिक क्वेश्चन था, आपको पता होगा स्कूल्स में आपने ये सारी बातें सुनी होंगी, आपको यही लिख देना था। हाँ, उसके बाद एक बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है, राइट टू डिसेंट इज द लाइफलाइन ऑफ डेमोक्रेसी। 500 बार मैंने डेमोक्रेसी में ये बातें पढ़ाई हैं कि डेमोक्रेसी है, उसके अंदर आर्टिकल 19 का सिग्निफिकेंस है, उसके अंदर जो पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्यों डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। याद करो, मैंने अपने हर क्लास में, डेमोक्रेसी क्लास में ये बताया था कि डेमोक्रेसी रूल ऑफ मेजोरिटी नहीं है। अगर रूल ऑफ मेजोरिटी होती तो जो माइनॉरिटी लोग हैं या फिर जिन्होंने इलेक्शन में वोट नहीं किया, उनको उठा के ब्रह्मपुत्रा में फेंक देते हैं। अरे हाँ की ना, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि डेमोक्रेसी वैल्यू बेस्ड है, और वो वैल्यू बेस्ड कहाँ से आती है? वो वैल्यू बेस्ड यहीं से आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से आती है, लिबर्टी से आती है, इक्वलिटी से आती है, जस्टिस से आती है, टॉलरेंस से आती है। यही आपको आंसर लिखना था। सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट जो मैंने आपको दिए थे पीडीएफ में, आप वहां से इसको कल्टीवेट कर सकते थे। इट वाज अ गुड आंसर, एनालिटिकल आंसर था। तो आई एम हैप्पी विद द पेपर, और आई फील कि आपको अपने प्रिपरेशंस को भी इसी हिसाब से बेटा करना चाहिए।
तो प्रिपरेशन के लिए कुछ सजेशन फाइनल मिनट में। सबसे पहला, न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट, एक न्यूज़पेपर पढ़ना है। दूसरा, क्वालिटी पे फोकस करो, क्वालिटी पे फोकस करो। कैसे? स्टडी मटेरियल अच्छा चुनो, मेंटरशिप वगैरह पे ध्यान दो। जो लोग सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं उनके साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहाँ जाएं, किससे इवेलुएट करें। तो आप बेटा, मेंटरशिप कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप मेरे पास ही आइए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट हाँ, किसी के गाइडेंस में काम करो। वो तुम्हारा पीयर ग्रुप भी हो सकता है, वो तुम्हारे टीचर्स भी हो सकते हैं, वो तुम्हारे सीनियर्स भी हो सकते हैं, बट आराम से, थोड़ा क्वालिटी के हिसाब से। और तीसरा, यू नीड टू प्रैक्टिस बेटा, इफ यू विल नॉट प्रैक्टिस आंसर राइटिंग यू विल फेल, राइट राइट, यू विल फेल। बात समझ में आया? सो यही मुझे अपने तरफ से कहना था। हम अब आने वाले टाइम में थोड़ा सा और मेन सेंट्रिक होंगे। बाकी जो बच्चे हमें यूट्यूब वगैरह पे देखते हैं उनके लिए भी बहुत सारे कंटेंट लाया जाएगा, ताकि आपको प्रिपरेशन में थोड़ी सी क्लैरिटी आए, राइट। एक और बात होती है, यूट्यूब पे बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं आ पाने के पीछे रीजंस ये होते हैं कि क्लासेस के एंगेजमेंट बहुत सारे होते हैं, राइट। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम और फ्रिक्वेंटली यूट्यूब वगैरह पे आए, ताकि जो एपीएससी की प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड जो मिथ वगैरह है उसको हम लोग एड्रेस कर पाए, ठीक है। तो थैंक यू फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।